हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी मैं कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने नाइट में तो जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया था, बस प्यार प्यार से प्यारी प्यारी बातें मैंने करके वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में बोल दिया। लेकिन अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्या कोई चेंजेस हुई हैं या फिर प्रिपरेशन को लेके डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स बनानी है, किस एज तक के बच्चे जो है ना वो एलिजिबल है, वो हर चीज़ मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होगा, जस्ट इसकी बाद वाली वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो ना 1 घंटे की बन जाएगी। मैं चाहता हूँ डिटेल में चीज़ों को समझाऊं ताकि आपको समझ में आए। और इस वीडियो को ना बिना स्किप किए देखना, कोई भी कैटेगरी का बच्चा बिना स्किप किए देखना। मैं बहुत सारी चीज़ें होता है ना कि हर कैटेगरी को डिटेल में बताता हूँ तो बच्चे ना स्किप कर देते हैं। हमारी कैटेगरी थोड़ी है, लेकिन उसमें भी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पता है क्या बताऊंगा, कि आपकी नज़र ना किस जोन में कितनी वैकेंसीज है उस पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को लगता है अच्छा इस जोन में तो भर्ती नहीं है, और फाइनल जब रिजल्ट आते आते उस जोन की भर्ती बढ़ जाती है। बोलोगे हैं नोटिफिकेशन से भर्ती बढ़ती भी है, ज़्यादा हो जाती है। भाई आपको साफ लिखा रहता है टेंटेटिव है। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब है अनुमानित है ये। ठीक है, फिक्स्ड नहीं है। तो ये भर्ती कोस्ट गार्ड के अंदर कम नहीं होगी, फाइनल सिलेक्शन तक ये चीज़ें थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना माइंड से निकालो। और कोस्ट गार्ड आपसे डेडिकेशन मांगता है, डेडिकेशन के बिना प्रिपरेशन नहीं होता है बच्चा। ठीक है, कोस्ट गार्ड के अंदर जाना है तो आप बाकी एग्जाम की तरह ना जैसे डिफेंस में हो रहा है उनको मत देखना, एयरफोर्स अग्निवीर, नेवी अग्निवीर वैसे मत देखना। इसके लिए कंप्लीट डेडिकेशन दो, इसका सिलेबस उससे ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस कैसे ज़्यादा है। कोस्ट गार्ड का देख लो, कोस्ट गार्ड अगर आप जीडी भरते हो तो आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों पढ़ना होता है। डीबी भरते हो तो खाली सेक्शन 1 पढ़ना होता है। यांत्रिक का तो खैर है नहीं इस बार, यांत्रिक वाली डीबी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि डीबी की ही बात कर लो या फिर जीडी की सिर्फ सेक्शन 1 की बात कर लो, आप एयरफोर्स में अगर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों भरते हो तो रागा का क्या ही सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है। और इसके अंदर जब जाते हो कोस्ट गार्ड के अंदर ना तो इसका सिलेबस अच्छा खासा है। भैया आपको अच्छा से ज्योमेट्री पढ़ा देते हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ा देते हैं, इक्वेशंस पढ़ा देते हैं। ठीक है, जो कि एयरफोर्स वाले बच्चे जो सिर्फ एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनको ये सब चीज़ें आएंगी भी नहीं। ज्योमेट्री उनसे पूछ लो नहीं बनेगा, उनसे इवन ट्राइगोनोमेट्री पूछ लो नहीं बनेगा। आपको अच्छा खासा ट्राइगोनोमेट्री पढ़ना है, आपको एल्जेब्रा पढ़ना है। सिर्फ सेक्शन 1 के बारे में मैं बोल रहा हूँ, डीबी का ही बच्चा हो उसको बोल रहा हूँ मैं। आपको यहाँ पे इक्वेशंस पढ़ने हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ने हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, उनको आएगा भी नहीं सारे सवाल आप दे दोगे तो। आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाती है कोस्ट गार्ड के अंदर पढ़ के, मैं टाइम ले रहा हूँ आपका लेकिन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऐसी प्रिपरेशन हो जाती है कि जो बच्चा अगर कोस्ट गार्ड का मन से एक बार तैयारी कर लेना, अगर उसको फिर बैठा दिया जाए एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर, एसएससी एग्जाम के अंदर, चुटकी में फाड़ के आ जाएगा, उसको एकदम फोड़ के आ जाएगा एग्जाम को। और आप सेक्शन 1 की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना तो आप हमारे पास करो। मैं क्यों बोलता हूँ हमारे पास करो ना, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ हमारे बच्चों की कितनी सारी हुई है। मैं आपको सेक्शन 1 की प्रिपरेशन कराता हूँ और मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो सेक्शन 1 के अंदर ही फेल होते हैं, उनका स्कोर ही नहीं होता। और जो सिलेक्शन दिलाता है ना वो सेक्शन 1 ही होता है, आपको ही पता है। सेक्शन 2 के अंदर हम पास भी हो जाए ना सिर्फ, और सेक्शन 1 में 50+ स्कोर कर जाए तो आपका रिजल्ट कोई रोकता ही नहीं है। ठीक है, और 60 में से 50+ करना ना अभी मैं कह रहा हूँ कि आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर अभी से लग जाते हो। एग्जाम आपका अप्रैल में है, अभी जनवरी है, अभी से तैयारी करो। रक्षक 2.0 बैच जो है हमारा ना, इसकी प्राइस बहुत कम है। मैं हर बार 933 रखता था, मैं इस बार 633 रख रहा हूँ। 300 का सीधे सीधे डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीजें मैं दे रहा हूँ आपको, सेक्शन 1 की जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, वो सब क्लासेस मैं यहाँ पे कराऊंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसके साथ मैं आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों की मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा जीडी के लिए। एंड गाइज इसके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ दूंगा मैं आपको सेक्शन 1 के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और इतनी सारी पीडीएफ दूंगा ना कि आप कहोगे कि मजा आ गया, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके लिए आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा गया, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7278047787। ठीक है, जाओ इस बैच को ज्वाइन करके जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे बेटर रहेगा उतना जल्दी। अब मैं सबसे पहले ना डेट ऑफ बर्थ पे आता हूं। मैं कह रहा हूं ना कि आप चीजों को ना थोड़ी सी लाइटली मत लेना, बहुत ही सीरियसली सुनना। सबसे पहले ना मैं बोलूंगा कि ये फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा, बच्चा ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्म आपका स्टार्ट होगा साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हम 11 फरवरी से करेंगे। ठीक है, 2025, और ये 25 फरवरी तक। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनने, ये लिखा नहीं रहे यहाँ पे, 25 फरवरी तक आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाने चाहिए। ये पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम है, ये लिखने में थोड़ा सा इशू कर रहा है। ठीक है, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ।
ठीक है, आपको क्या करने हैं, 25 फरवरी तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन के रेडी हो जाने चाहिए। ठीक है, इससे पहले क्यों बन जाना चाहिए, अगर आपको किसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, डोमिसाइल सब बनवा लेना। ठीक है, ये तो एयरफोर्स में भी चाहिए। अभी जोन वाइज जा रहा है तो इसमें भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, डोमिसाइल बनवा लेना, जिसको रेसिडेंस कहते हैं। किसी स्टेट में लाइक बिहार में रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनते हैं। और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है किसी को एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। 25 फरवरी 2025 से पहले बनवा के रेडी कर लेना, इसके बाद की जो होगी वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, और जो भी सर्टिफिकेट बनी है आपकी पहले से, अगर किसी की 2024 में बन गई है तो वो ध्यान रहे उसकी वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए। यहाँ पे ना इन्होंने लिख रखा है, देखो इस चीज के बारे में अगर हम बात कर लें तो कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप बनवा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखो लिख रखा है कि 31 दिसंबर 2025 तक ये वैलिड होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये जो चीज है यहाँ पे लिखा गया, दिख रहा है ना कि 31 दिसंबर 2025 तक मैंने रेड लाइन कर दिया है, इस डेट तक वैलिड होना चाहिए। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है सर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो होता है ना कि एक्सपायर हो जाता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तो अभी अगर आप बनवा रहे हो तो हो सकता है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में एक्सपायर हो जाए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, तो ये जो चीज है आप फॉर्म फिलअप से पहले बनवा लेना, लाइक 25 फॉर्म फिलअप के एंड डेट से पहले का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब ओबीसी मान लो किसी का, वैसे ना ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बनती है उसकी 3 साल की वैलिडिटी होती है, और ओबीसी के ऊपर अगर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है तो ठीक है कि ये इस तारीख तक वैलिड है वगैरह वगैरह, तो आप अपना देख लो। अगर किसी का 2024 में का बना है और उस पर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो आपकी ओबीसी एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। फॉर्मेट के ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो डेट था याद रखना कि कोई भी डॉक्यूमेंट 31 दिसंबर 2025 के बाद तक वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए और उस पर एक्सपायरी डेट कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ना एज रिलैक्सेशन वगैरह को लेके। देखो गाइस, यहाँ पे एक चीज देखो, इन्होंने कहा आपसे क्या कि हम जो है ना वो क्या करेंगे भाई, ये रहा इनका। ठीक है, 1 सितंबर 2003 से लेके 31 अगस्त 2007 तक की एज को हम लोग लेंगे। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों का हो गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा ओबीसी से भर रहा है, अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी से भर रहा है, अगर कोई बच्चा एसटी कैटेगरी से भर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा भाई, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इसमें से आप 3 साल घटा लो। ठीक है, कोई बच्चा अगर एससी एसटी का है तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो उसमें से आप 5 साल घटा लो, तो जो आपका वैल्यू आता है तब तक के लिए आप एलिजिबल। अगर कोई बच्चा 1998 का है तो वो ओबीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई अगर 99 का है तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर 2001 का है, 2002 का है, तो वो क्या है, एलिजिबल है, आराम से फॉर्म को फिलअप कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है, तो ये सभी चीजों को माइंड में रखना। और एक चीज मैं बताऊंगा, अगर कोई बच्चा 2000 का है, 1999 का है, तो SC ST का है, तो वो आराम से एलिजिबल है इसके लिए। और दिमाग में अगर आ रहा है कि 2000 के बारे में बताओ सर, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 है तो वो क्या, तो 2000 में ना अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 है और बच्चा ओबीसी कैटेगरी से है, अगर वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगर इन सब मंथ का है तो उसकी वो एलिजिबल नहीं है। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है तो वो आराम से फॉर्म को फिल कर पाएगा। बिकॉज देखो सितंबर, अगर हम बात कर लेना कि सितंबर 1 सितंबर 2000 डेट ऑफ बर्थ में वो 22 फरवरी तक या फिर 11 फरवरी तक 24 साल 5 महीने 6 महीने के आसपास को हो रहा होगा, तो उसकी जो है ना 25 साल नहीं हो रही है। तो सितंबर 1 सितंबर 2000 से लेके अभी उसके बाद तक के जो बच्चे हैं ओबीसी वाले एलिजिबल हैं आराम से। ठीक है, उनके लिए क्या करना होगा, अगर किसी को एज रिलैक्सेशन लेना है तो अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। उम्मीद है इससे अच्छा डिटेल में कोई नहीं बताएगा। और ये कोई बच्चा कहना है सर अगर हम ओबीसी बच्चे हैं या फिर हम SC ST हैं, हम अपना कैटेगरी नहीं ले, रिजर्वेशन नहीं ले, तो क्या हम जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने में असमर्थ है, SC ST सर्टिफिकेट बनवाने में असमर्थ है, उसको लफड़ा लगता है, तो अपने जोन में वो यूआर कैटेगरी से भर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपकी सीट कम हो जाएगी। बोलोगे क्या सर? मैं देखो एक बॉन्डर कर बता रहा हूं आपको, शायद बहुत कम लोगों को पता होता है। मान लो मैं नाविक GD या DB दोनों में से किसी के ले लो, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, आप दोनों चीज के लिए समझना है एक साथ। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लो ये जो सीट है ना भाई, ये नॉर्थ जोन में है आपका, ठीक है, रुको, मान लेते हैं नॉर्थ जोन में यूआर कैटेगरी का 25 है, और कोई मान लो यूआर SC का बच्चा 10 सीट देख के ना वो कहता है बट छोड़ो हम तो यूआर से भरेंगे, हम SC से नहीं भरेंगे, तो वो सिर्फ 25 सीट पे फाइट करेगा।
ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर ओबीसी का देख रहा है कि 17 सीट है, ठीक है, तो खाली हम 17 सीट पे कौन लड़ेगा, हम यूआर से भर देते हैं, तो बेवकूफ़ी करेगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा 6 सीट देख के यूआर से भरता है तो बेवकूफ़ी करेगा। अरे देखो, अपनी कैटेगरी की सीट तो आपकी आरक्षित है, ठीक है। अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आप अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं ले रखा है, तब का मैं बता रहा हूँ। कोई बच्चा ऐसा है जिसका एज रिलैक्सेशन नहीं लिया गया है और वो अपनी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करता है, तो वो यूआर कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल होता है। अगर उसकी कट ऑफ जो है ना, उसकी मार्क्स जो है ना यूआर कैटेगरी के मार्क्स से ज्यादा रहेगी, तो वो यूआर कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल होता है। तो अब देखो, अगर कोई बच्चा एज रिलैक्सेशन नहीं लिया, अगर वो बच्चा ईडब्ल्यूएस का है, तो 6 सीट प्लस 25 सीट, 31 सीट पे वो फाइट कर रहा है। अगर कोई बच्चा, ये क्या हो गया, अगर कोई बच्चा एससी का है जो 10 सीट है, उसने एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं ले रखा है और वो एससी से फिल कर रहा है, तो ये 10 सीट के साथ साथ ये 25 सीट के लिए भी एलिजिबल है। तो मतलब वो 35 सीट पे फाइट कर रहा है। ये फंडा होता है, बच्चा पगला जाता है कि सर इसमें 1 सीट है ईडब्ल्यूएस का, अरे तुमने एज रिलैक्सेशन नहीं ले रखा है ना, तो यूआर प्लस में 1, एससी का प्लस यूआर, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं ले रखा, अगर एज रिलैक्सेशन ले रखी हो ना, तब लफड़ा है। अगर कोई बच्चा एज में रिलैक्सेशन ले लेता है तो वो सिर्फ अपनी कैटेगरी का ही सीट क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। और मान लो कि एज में रिलैक्सेशन नहीं ले रखा है उसने, लेकिन उसका कट ऑफ मार्क्स जो है ना यूआर कैटेगरी से कम है, लेकिन अपनी कैटेगरी से ज्यादा है, तो तुम सिर्फ अपनी कैटेगरी पर फाइट करोगे। यूआर कैटेगरी में घुसने के लिए 2 क्राइटेरिया होती हैं, एक तो तुम्हें एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं लेना हो रहा होता है, दूसरा यूआर के एज, पहला क्या है, यूआर के एज को आप फॉलो कर रहे हो, दूसरा यूआर के कट ऑफ को आप पार कर रहे हो सेक्शन वाइज। मैं सेक्शन वाइज कह रहा हूं, सेक्शन 1, 2, 3, 4 जो भी है ना, सबके अकॉर्डिंग इसमें आपको पार करना होगा, तब जाके आप यूआर की सीट इतनी भी आसान नहीं है कि सब बैठ जाएंगे, मतलब एज रिलैक्सेशन लेके यूआर में घुसेंगे, ऐसा नहीं है। तो 2 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो तो यूआर की सीट पे भी आप फाइट कर रहे हो, चाहे किसी भी डीबी हो, जीडी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई एग्जाम। और ये 100% ऑथेंटिक चीजें हैं, मैं कुछ भी फालतू अफवाह नहीं फैलाता हूँ। भले इन्फॉर्मेशन बहुतों को नहीं होता है तो नहीं बताते लोग, मैं कह रहा हूँ, मैंने एक अर्ध दशक मैंने बिता दिया पढ़ाने में, टीचिंग में 6 साल हो गया, 4 साल के बाद मैं एक दशक से, मैं कहूँगा कि मैं 1 दशक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत कम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं और सटीक जानकारी देते हैं, तो फिर रेडी रहना, ठीक है। इसके लिए बोलोगे ठीक है सर, ये चीज़ तो बहुत बड़ा चीज़ आपने बता दिया, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो लाइक अगर नॉर्थ जोन के बारे में बात कर लेना, जीडी डीबी कोई भी हो, जोन वाइज कह रहे हैं, जोन वाइज, तो आप देख लो भाई अपना ये जो जोन है, किस जोन में कौन सा स्टेट आता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। अगर कोई गुजरात का है तो वेस्ट जोन में आ रहा है, कोई मेघालय का है तो ईस्ट में आ रहा है, कोई अंडमान निकोबार आइलैंड का है तो साउथ में आ रहा है, कोई हरियाणा का है, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, वो नॉर्थ जोन में। जोन देख लो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और देखो, ये देखो सबसे बड़ी चीज क्या है मैं कहता हूं ना तो देखो इस पे भी बवाल करते हैं, इसको कुछ पता है कि नहीं है, यूट्यूबर बोल देता है कि इसको कुछ पता नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। ये क्या लिखा है, दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे चेंज, ये चेंज हो जाती है। अब 10 सीट में 1 सीट में क्या चेंज करेंगे फॉर्म फिलअप करा के, वो इंक्रीज ही करेंगे, डिक्रीज का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो चीज है माइंड में रखना, वैकेंसी को देख के जो बच्चा तैयारी करता है ना, वो लास्ट में पछताता है, अरे भैया हम कर लिए होते, वैकेंसियां बढ़ गया, हमारी शादियां हो जाती शादी ब्याह हो जाता, ठीक है। ये सभी चीजें हैं जो माइंड में रहता है। बहुत लोग बैठे हैं भाई, एज रिलैक्सेशन वाले हमारे बच्चे ऐसे ना जिनको शादी ब्याह करना है, कोस्ट गार्ड परमानेंट जॉब दे रहा है। हाँ, अब ये चीज कहोगे सर एसएससी जीडी वर्सेस कोस्ट गार्ड जीडी, अब ये चीज ना बवाल वाला सवाल है। हर अपना जो है ना, अपना अपना प्रेफरेंस होता है, और इसमें हाइट भी कम लग रही है, ठीक है। ऑब्वियस सी चीज है, एसएससी जीडी में आपको थोड़ी सी सैलरी ज्यादा मिल जाती है, मानने वाली चीज है। रिस्क भी ज्यादा है, वर्कलोड भी ज्यादा है, और कोस्ट गार्ड के अंदर लोग कहते हैं कि वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है भाई, चलो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन आप पढ़ पाओगे, अगर चाहोगे तो पढ़ पाओगे। अगर कोई बच्चा डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी भी तो मिल रही है ना, आगे बढ़ो, ठीक है। इसके अंदर तो अपना अपना हर जॉब का देखो, किसी से कंपेयर मत करो। कोस्ट गार्ड अपना एक इंडिपेंडेंट है एसएससी से, तो जीडी अलग चीज है और कोस्ट गार्ड जीडी अलग चीज है, ठीक है। तो ये कंपेयर मत करो, बेवकूफी मत करो। अब मान लो कोई बच्चा 170 सेंटीमीटर है, ये नहीं है 170 सेंटीमीटर, कहेगा क्या कोस्ट गार्ड खराब है, तुम्हारा हो नहीं रहा तो खराब थोड़ी हो गया। तो ये चीज मत रखो कि माइंड में सेटिंग होता है। मैंने दिखा दिया इस बार ना पिछली बैच के अंदर प्रूफ, कि देख लो हमारे बच्चों का रिजल्ट, कोई सेटिंग वेटिंग का मैटर दिमाग में मत रखो, ये सब गंदगी नहीं। जिसको री मेडिकल मिला वो बच्चा हमारा फिट हो के आ रहा है। री मेडिकल तो हर एग्जाम में मिलता है, इवन मेरे को भी मिला तो मैं कह दूं कि मैं सेटिंग होता है, मैं नहीं एलिजिबल था, नहीं हुआ, कहानी खत्म करो। मेरे को भी मिला था री मेडिकल एसएससी सीपीओ में, मैंने दिखाया था, मेरे को बीपी में आउट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे सेटिंग हुआ है। भाई मेरी बीपी हाई थी तो थी, अब वो क्या मेरे अंदर घुस के बीपी लो कर देंगे। अगर किसी के एयर में क्या है, छेद है,
तो क्या उसका होल को वो फिल करने लगेंगे बैठ के? नहीं ना, अगर प्रॉब्लम है तो है। तो इन सब चीज़ों को ना दिमाग से हटा दो, और जो ये सब दिमाग से निकाल के प्रिपरेशन करता है सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी। अब एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में मैं क्या कहूँ, एक चीज़ समझो यहाँ पे। अगर आप जीडी से और डीबी से चाह रहे हो ना कि फिल करना चाहते हो, तो जीडी के लिए आपके पास 12th में मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए, मैंडेटरी है, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और डीबी का कोई भी बच्चा फिल कर सकता है, कोई भी फिल कर सकता है, वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कोई भी हो, बिकॉज वो 10th लेवल पे, 12th के मार्क्स से, 12th के सब्जेक्ट्स को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है भाई, और जो फॉर्म फिलअप करोगे चीज़ों को सही से भरोगे, और कुछ नहीं, मैं यही कह रहा था आपसे। और एक सवाल पूछ रहे थे बच्चे ना कि क्या हम जीडी एंड डीबी दोनों के लिए भर सकते हैं, कि अगर हम दोनों के लिए एलिजिबल हो तो? देखो नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन्ड है, मैं अपने से देखो कुछ हवा हवाई नहीं बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, इस लाइन को पढ़ो, देखो मैंने लाइन खींच देता हूँ। ये क्या लिख रखा है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, ठीक है, इधर जीडी और नाविक डीबी, ठीक है, इन वन रिक्रूटमेंट साइकिल। इस साइकिल के अंदर जो भी वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी आई है उसके अंदर आप एक ही के लिए एलिजिबल हो, दोनों के लिए नहीं। अगर आपको मान लो 12th में मैथ फिजिक्स है ना, तो आप सोच रहे हो कि हम तो जीडी के लिए तो है ही, क्या डीबी भी भर दें? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर होता है कि आपने टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी दोनों के लिए भर दिया, लेकिन नाविक के अंदर नहीं होता, आप किसी एक के लिए भरोगे। ठीक है भाई, चलो अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कुछ बच्चे आप ये भी हमसे कल पूछ रहे थे कि सर हम मान लो 2 अलग अलग ईमेल से भर दे, तो ये क्या कह रहा है, इफ द कैंडिडेट्स फिल्स मल्टीपल एप्लीकेशन इन वन पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट साइकिल, देन हिज लेटेस्ट filled application will be accepted and all previously filled application will be rejected। मतलब अगर मान लो कोई बच्चा 2 फिल कर देता है, तो जो दूसरा फिल करेगा ना वही एक्सेप्ट होगा, पहला वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी मत रहना कि हम दो को फिल कर देंगे। आप अपनी तैयारी देख लो, अपनी कैपेबिलिटी देख लो, ठीक है, और जो रिजेक्ट करेंगे ना उसके लिए कोई भी रिफंड उफंड नहीं देंगे, तो ठीक है, रेडी रहना इसके लिए। ये मत सोचना कि हम दो को चर्चर को भर देंगे सब एक्सेप्ट होगा, नहीं, वो पकड़ लेंगे भाई। कैसे पकड़ेंगे, इसका सिंपल सा प्रोसेस है। आप 10th का रोल नंबर तो गलत नहीं भर सकते, भर के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते हो, 10th का रोल नंबर भरोगे ही, भले ही आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल चेंज कर दोगे, अपनी मम्मी का नाम, पापा का नाम, 10th का रोल नंबर सब तो सही ना डालोगे, पट से पकड़ लेंगे, मैच कर लेंगे, एआई का जमाना है, फटाक से रिकॉग्नाइज कर लेगा उसको, रिजेक्ट हो जाओगे। और उनका दिमाग सनका तो क्या पता दोनों रिजेक्ट कर दें, तो ऐसी रिस्क मत लेना, अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं आती है। जो जिसकी तैयारी है मैंने हाईलाइट कर दी, इस पैरा को अच्छे से पढ़ना, ठीक है भाई। चलो, और हाँ देखो मैं यही कहूँगा कि आपसे इसके अंदर अब कुछ चीज़ें नहीं हैं, बाकी सिलेबस वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ वो सभी चीज़ें हैं। एग्जाम डेट के बारे में कह रहे थे तो वो मिड अप्रैल या फिर एंड अप्रैल लिखा है, बट मैं कहता हूँ कि अप्रैल के मिड में ही उम्मीद करना या फिर स्टार्टिंग में ही उम्मीद करना, ठीक है, आप एंड के चक्कर में मत रहना, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में, तो इधर कुछ बताने लायक नहीं है। अब देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो वही की वही है सिलेबस, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस वही जो चीज़ है पहले से रहता था। नॉर्मलाइजेशन होगा और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, तो इन सब चीज़ों से भटकना मत कि पेपर में कोई चेंजेस हुआ है। पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस ये हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल ईजी एंड डिफिकल्ट करे, वो चीज़ अलग है, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, तो मेरे को अब इसके अंदर आगे बताने लायक कुछ है भी नहीं कि इसके अंदर मैं क्या बताऊं और नहीं बताऊं, ठीक है। तो एक चीज रह गई है सर्टिफिकेट का, वो बताओ सर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो मैंने कहा था कि मैं अलग से ही वीडियो लेके आऊंगा, इसके अंदर कोई डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट दिखा के मैं करूंगा, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा कि ये देखो ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बाकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी सिलेक्शन उसी का होगा। रक्षक 2.0 वेलकम करता है आपका, आओ हम रगड़ के रख देंगे इस बैच के अंदर आपको, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस के साथ इतनी सारी प्रैक्टिस कराएंगे ना कि आप पगला जाओगे, कहोगे हाँ सर मजा आ गया, ठीक है। आओ फिर रक्षक 2.0 वेलकम करता है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो आप व्हाट्सएप कर लो 7279047787 पे, आपको टीम मेंबर बता देगी कि ऐप से रिलेटेड कुछ भी है, पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी है, डरो मत कुछ भी। हम जो है ना बच्चे के साथ खड़े रहते हैं, हमारा यही तो रिकॉर्ड है। जो बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट ही ना करे और ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। ऐप में कुछ प्रॉब्लम आया आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, 24 आवर्स करो, हमारी टीम जैसे ही खाली होती है फटाक से आपको रिप्लाई देगी, रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। और प्रायोरिटी रहता है कि हम जितने बच्चे हैं उनको सपोर्ट में रहें। आप हमारे बैचेस नहीं भी लेते हो ना तो हम उनके क्वेरीज को सुनते हैं, रिजॉल्व करते हैं। अगर कुछ टॉपिक से हट के भी कोई बच्चा सवाल कहता है ना, बैचेस को छोड़ के भी हमारे एग्जाम में ये प्रॉब्लम हो गया वो, तो भी हम सुनते हैं। तो ये नहीं कि व्हाट्सअप करोगे बैचेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कुछ भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप करके हमारी टीम से पूछो। मेरी टीम को नहीं पता, वो मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ के आपको बता देती है, ठीक है। तो आपके लिए हम सदा जो है ना रेडी रहते हैं।
थोड़ा सा डिले भी हो जाए बताने में, लेकिन हम आपको बताते हैं। बाकी ठीक है बच्चा, चलो प्रिपरेशन में लगो, और एक दो और वीडियोस आएंगे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं। अभी तो डॉक्यूमेंट से बताना रह गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा, उसको बिल्कुल भी देखना, मिस मत करना। ओके, बाकी प्रिपरेशन अभी से करो, फॉर्म फिलअप डेट का वेट मत करना कि 11 फरवरी से करेंगे, नहीं, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो।